जेई मेन में बहुत कम टाइम बचा है और अब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, इतने टाइम में तो अब कुछ नहीं हो सकता और अब फर्स्ट अटेम्प्ट तो हाथ से गया। और ये फीलिंग इस समय 95% जेई एस्पिरेंट्स को आ रही होगी। बट ये फीलिंग आती क्यों है? क्योंकि सामने बैकलॉग का इतना बड़ा पहाड़ दिखता है। और ये बैकलॉग बना कैसे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम आज तक सीरियस नहीं थे। ये भी हो सकता है कि तुमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तुमने लेक्चर्स देखे, पर तुम प्रॉब्लम्स करने बैठे तो तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, डिमोटिवेट हो गए और बीच में ही चैप्टर छोड़ दिया। या ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि तुमने टाइम तो दिया है, बट तुम उस तरीके की प्रिपरेशन कर नहीं पाए हो और अभी तुम्हारा बहुत कम सिलेबस हुआ है। और अगर ये तुम्हारी भी स्टोरी है, क्योंकि मेरी भी यही स्टोरी थी, तो एक बात समझ लो कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है बल्कि तुम्हारे पढ़ने के तरीके के अंदर है। जिससे तुम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ तो रहे थे बट तुमसे क्वेश्चंस नहीं हुए, तो तुम डिमोटिवेट हो गए और तुमने आगे बहुत सारा बैकलॉग बना लिया। लेकिन इस गैप को भरने के लिए और मेरी तरह तुम्हारा भी कम करने के लिए हमें एक एक करके चैप्टर्स को मास्टर करना होगा। और उसी का ये पहला स्टेप है और हम आज अपना पहला चैप्टर काइनेमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल लैब सीरीज 2.0 में। तो अगर तुमने आज मेरे साथ इस पहले चैप्टर को मास्टर करने का डिसीजन ले लिया है, तो तुमने अपने 99 परसेंटाइल की तरफ सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम रख दिया है। तो चलो अपने कमबैक का पहला स्टेप लेते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ फाइनल ऐप 2.0। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स है तुम्हारा स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। इसका मतलब हम किसी मोशन का स्टडी कर रहे हैं बिना ये जाने कि वो मोशन स्टार्ट क्यों हुआ, या फिर अगर कोई मोशन चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है। वो क्यों चल रहा है या वो क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी एनालिसिस हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि है तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वहां पर हम डिटेल्ड इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। बट अभी हमारा फोकस केवल ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोशन को हम कैरेक्टराइज कैसे करें, बेसिकली उस मोशन के बारे में हम कैसे बताएं कि वो मोशन कैसा है। तो उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, सर्टेन मोशन पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मोशन कैसा है और फर्दर वो मोशन कैसा होगा ये हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से पैरामीटर्स होते हैं? देखो, जैसे पोजीशन चेंज हुई तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड तो यार तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों से हम मोशन को कैरेक्टराइज करते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो ये डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज, यहीं से तुम्हारे दिमाग में पहला क्यों जनरेट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, फिजिक्स को तुम उतने अच्छे से समझ पाओगे जितने अच्छे से तुम हर चीज के पीछे के रीजन में अगर जानना चाहोगे ना, कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, तो तुम सबसे अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। ठीक है, और एक बार अच्छे से समझ गए तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। तो मोशन क्या होता है? ठीक है, हम कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है? ठीक है, और ट्रस्ट मी, अगर तुम पहली बार काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो ना अभी 11th में या 12th में, मतलब अगर तुमने 9th 10th में पढ़ा तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन सही से नहीं पता होगी, इसका मतलब तुम्हें सही से नहीं पता होगा। तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं ये हम कैसे बता सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम बोल सकते हो कि वो मोशन में है। ठीक है, कि भाई जब ये देखो, लेट से ये मेरे हाथ में मेरी पेंसिल है, तो अगर ये ऐसे मैं मूव करा दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये पेंसिल मोशन में है, ये मूव कर रही है। और अगर ये ऐसे रखी हुई है तो मैं बोलूंगा ये रेस्ट में है। ठीक है, बट और तुम्हारे लिए भी सेम ही है, क्योंकि तुम जिस फ्रेम से देख रहे हो तुम्हारे हिसाब से भी कि अभी ये रेस्ट में है, अभी ये मूव कर गई। ठीक है, बट क्या हमारा ये कहना कंप्लीट है अपने आप में कि ये मोशन में है या ये रेस्ट में है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है। ये पर्टिकुलर पेंसिल मेरे लिए तो रेस्ट मोशन में है, तुम्हारे लिए भी मोशन में है, बट किसी और ऑब्जर्वर के लिए ये चीज रेस्ट में भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जर्वर, मतलब कौन एनालिसिस कर रहा है तुम्हारे मोशन की, उस पर डिपेंड करता है कि कोई चीज मोशन में है या वो रेस्ट में है। तो इसको मैं तुम्हें एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके आगे तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये भी तुम्हें इसके साथ इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलो, अब तुम्हें एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ मैं समझाता हूँ। लेट से ये एक रोड है और तीन फ्रेंड्स हैं, है ना, जो कि रोड पर निकले हैं, अमन, भुवन, चेतन। ठीक है, ABC ऐसे कर सकते हो। तो तीन फ्रेंड्स हैं जो कि एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। ठीक है, अब इनमें से जो चेतन है वो थोड़ा, हम लोग मतलब जैसे जनरली ज्यादातर लोग होते हैं लेट लतीफ टाइप, वो उस टाइप का है। ठीक है, तो अमन और भुवन जो हैं वो तो टाइम टाइम से निकल गए थे। ठीक है, बट चेतन को थोड़ी सी देर हो गई। तो अमन और भुवन साथ में निकले और लेट से ये एक हाईवे है, इस पर दोनों जा रहे हैं। तो ये रही अमन की कार। ठीक है, जो कि इधर, मतलब इस हाईवे पर राइट साइड, मतलब बेसिकली 1D मोशन है तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव मान के कर सकते हो। तो ये इस तरफ राइट साइड जा रहे हैं और इसकी स्पीड है लेट से कुछ 60 किलोमीटर पर आवर।
से ये चला जा रहा है, ठीक है। इसी के बगल 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 भुवन की कार भी चल रही है, और ये भी लेट से, या चलो 60 बहुत कम हो जाएगा, 80 बोल देते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हाईवे पे कौन 60 पे चलाता है यार, है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा है, और 80 किलोमीटर पर आवर से ये भी जा रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो 80 किलोमीटर पर आवर से दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अब जो जैसे हमने बोला कि चेतन जो है वो लेट हो चुका है, तो वो पीछे से आ रहा है, बट क्योंकि अब वो लेट हो चुका है तो वो थोड़ा तेज चला रहा है। तो लेट से चेतन भी इनके पीछे आ चुका है ना, ये आ रहा है, और इसकी स्पीड है लेट से 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ये बताओ, जो ये अमन और भुवन है ये तो अगल बगल चल रहे हैं, तो ये तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इधर चिप्स खा रहे हैं तो दूसरे बगल वाले को दे दिया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इस भुवन के रिस्पेक्ट में ये अमन रेस्ट पर होगा, इसको लगेगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों बगल बगल सेम स्पीड से चल रहा है ना, तो उसको लगेगा बगल में रुका ही हुआ है यार। और सेम ऐसे इस अमन के रिस्पेक्ट में भुवन भी रुका ही हुआ होगा, ठीक है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, एक ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर इनकी रिलेटिव दुनिया देखी जाए तो ये दोनों रेस्ट में है, इसके वजह, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ठीक। अब लेट से ये हूं मैं, नकुल, ठीक है। और मेरे रिस्पेक्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैं रोड के साइड पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये 80 पे चल रहा है और ये भी 80 पे चल रहा है, दोनों अगल बगल चले जा रहे हैं, ठीक है। और ये पीछे से 100 से आ रहा है, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में सब कुछ एकदम ग्राउंड फ्रेम से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 80 से चल रहा है, ये 80 से चल रहा है, ये 100 से चल रहा है। बट इसके रिस्पेक्ट में ये खुद 80 पे, ये खुद रुका हुआ है, ठीक है। हर आदमी अपने रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, ठीक है। तो ये अपने रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, और ये भी रुका हुआ है, क्योंकि बराबर स्पीड पे चल रहा है, तो इसको भी लगेगा कि अगर तुम दो गाड़ियां इक्वल स्पीड से अगल बगल चल रही हैं, तो कभी घूम के देख सकते हो, तो ऐसा लगेगा कि बगल वाली गाड़ी भी रुकी ही हुई है। और इन दोनों को ये लगेगा, जब ये इसको पीछे से आके ओवरटेक करेगा, तो इन दोनों को ये लगेगा कि ये 20 की स्पीड से बगल से निकल गया, एक्चुअल में ये 100 से निकल रहा है, देखो। मेरे रिस्पेक्ट में तो ये 100 से निकल रहा है, बट इन दोनों को क्या लगेगा कि ये 20 की स्पीड से आगे निकलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से इस गाड़ी का मोशन अलग है, मेरे हिसाब से अलग है। तो हर एक के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ऑब्जर्वर क्या है। मेरे हिसाब से ये दोनों 80 80 और ये 100 पर चल रहा है, इसके हिसाब से ये रुका हुआ है और ये 20 पर चल रहा है। इसके हिसाब से ऐसा लगेगा कि मैं जो है वो पीछे 100 की तरफ से, 100 की स्पीड से पीछे चला जा रहा हूँ, ठीक है। और ये दोनों 20 की स्पीड से पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मोशन हो सकता है। तो यही से हमें समझ में आया कि मोशन क्या होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है। और सिमिलरली लेट से हम कंसीडर कर लेते हैं, इधर से एक कार है, ये चली आ रही है, ये लेट से इधर आ रही है कुछ 40 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो बहुत कम स्पीड है यार, 40 तो कम ही है, तो मुझे लगेगा बहुत धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। मुझे लगेगा कि ये बहुत धीरे धीरे आ रही है, बट इनको क्या लगेगा, इन दोनों को लगेगा कि 80 प्लस 40, 120 की स्पीड से ये गाड़ी इधर आ रही है, तो इनको ये ट्रैफिक काफी, मतलब ये काफी तेज भागते हुए दिखेगी। और अब इसकी बात करें तो इसको लगेगा कि ये 140 की स्पीड से इधर आ रही है। यही रीजन है कि हम जितना तेज चलाते हैं हमें उतना तेजी से सामने वाला ट्रैफिक आता हुआ लगता है, और जनरली पीछे का ट्रैफिक स्लो, और जो सामने से आने वाला ट्रैफिक होता है वो हमें लगता है कि काफी तेज आ रहा है। तो यही रीजन है, क्योंकि हम हमारे रिस्पेक्ट में ये गाड़ी, जैसे इन बंदों के रिस्पेक्ट में 120 और इस बंदे के रिस्पेक्ट में 140, बट अगर मैं रोड के साइड में जैसे मैं खड़ा हूँ तो मुझे ये 40 पे दिख रही है। तो हर एक बंदे के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए मोशन की कंप्लीट डेफिनेशन ये होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो जिस ऑब्जर्वर के बेसिस पर हम, मतलब जिस ऑब्जर्वर की नज़र से हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और जब इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हो गई, सिमिलरली इनकी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, हर चीज डिपेंड करेगी कि हम किस ऑब्जर्वर से देख रहे हैं, और इसी को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल बस इतना समझना है कि ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम उसे मोशन बोलते हैं, विद टाइम एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। क्योंकि अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि हम इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारी एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये तो रेस्ट पे है ना। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम फालतू कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं कि हम इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चीजें देख रहे हैं, हम रेस्ट वाले के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो पहली बात, जनरली हम इसी पे देखते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में हम जनरली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है। बट इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आगे आएगा और रिलेटिव मोशन में तुम वो चीजें देखोगे भी, ठीक है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में भी एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा तुम्हारा डाउट मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर, कि ये रेस्ट में है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा अर्थ को आउटर स्पेस से देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सब मूविंग है। मैं यहाँ चेयर पे बैठ के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मूविंग हूँ। तुम अपनी चेयर पे बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो, तुम भी मूविंग हो, ठीक है। तो जो अर्थ के बाहर से देख रहा है उसके लिए हम सब मूविंग है, बट अर्थ के रिस्पेक्ट पे अगर कोई अर्थ पे बंदा है, मैं भी अर्थ पे हूँ, तुम भी अर्थ पे हो, तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, और तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है।
तो इसीलिए हम एक ऑब्जर्वर जो जनरली यूज कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। एक सेकेंड, ग्राउंड फ्रेम, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, हाँ, ग्राउंड फ्रेम, है ना, या ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो ऐसे ऑब्जर्वर्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये स्लैश करके नोटेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो हो, मतलब जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके हो, अर्थ तो खुद ही मूव कर रही है बट अर्थ के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर रुके हुए हैं उनको हम ग्राउंड फ्रेम या ग्राउंड ऑब्जर्वर बोल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस केस में ग्राउंड ऑब्जर्वर हूँ, बट ये सारे ही मूविंग ऑब्जर्वर्स हैं, तो ऐसे मूविंग ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, एक्सिलरेटेड ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, कैसे भी ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के बेसिस पे हम मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो हम इस वाले ऑब्जर्वर पर फोकस रहेंगे। फिर आगे जैसे जैसे तुम्हारा रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा वहां पर हम इन वाले ऑब्जर्वर्स के थ्रू भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और स्पेशल तरह के फ्रेम्स होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है, तो उसमें जब तुम सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, कई क्वेश्चंस उससे भी बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें जिस तरीके से इजीली एनालिसिस हो रही होगी हम उस ऑब्जर्वर के थ्रू एनालिसिस करेंगे, बट अभी हम इस चैप्टर में अभी स्टार्टिंग में जो भी हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं तुम इस तरह का ऑब्जर्वर मान सकते हो, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना कि मोशन हमेशा रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर होता है, तो कभी भी तुमने अगर ये बोला कि ये पेंसिल मूव कर रही है तो ये कंप्लीट नहीं है, ये पेंसिल मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। हो सकता है इस पेंसिल के बगल में ऐसे अपना हाथ चला दूं और यहाँ पर एक चींटी बैठी हो, तो इस चींटी को तो ये लगेगा कि ये पेंसिल रुकी हुई, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर हम अपने मोशन को बोल सकते हैं, तो कंप्लीट स्टेटमेंट हमेशा आज से देना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने समझ लिया कि चलो मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट अब इस ऑब्जर्वर को हम फिजिक्स में कैसे दिखाएं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने चलो ये वन डायमेंशनल मोशन था, मैंने खड़ा हुआ एक आदमी दिखा दिया, बट ये भी प्रॉपर सिग्निफिकेशन नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर को कैसे दिखाएंगे फिजिक्स में वो अब हम समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे वन डायमेंशनल मोशन पर। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, लेट से इसी पर कंस्ट्रेंट है ये मोशन, अगर कोई पार्टिकल है तो इसी लाइन पर आगे या पीछे मूव कर सकता है, ये इधर नहीं जा सकता, ये प्लेन के ऊपर नीचे नहीं आ सकता, वन डायमेंशनल मोशन है। तो इस केस में जो हम अपना ऑब्जर्वर दिखा सकते हैं वो हम एक नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से नंबर लाइन पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और ये हो गया जीरो हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इस पे रिस्पेक्ट लेट से कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है मेरे ऑब्जर्वर की वजह से के रिस्पेक्ट में, मैं बोल सकता हूँ इसकी पोजीशन है +2, ठीक है। कोई पार्टिकल लेट से मेरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लेट से यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन मैं बोल सकता हूँ -3, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ये इधर 20 km/h से मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 20 km/h से मूव कर रहा है, ठीक है, +20 km/h, क्योंकि मैंने एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस मान लिया है। अब लेट से ये वाला पार्टिकल भी इधर की तरफ 30 km/h से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्योंकि राइट साइड मूव कर रहा है, राइट साइड है हमारा पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी स्पीड है +30 km/h, ठीक है। अब कोई पार्टिकल लेट से यहाँ पर है बट ये इस तरफ मूव कर रहा है 10 km/h से, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी स्पीड है -10 km/h मेरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं एक जगह पर ओरिजिन मान लूंगा और इस तरीके से मैं कोई भी ऐसे कोई भी पार्टिकल की पोजीशन हो कहीं पर भी हो तो उसको एक यूनिक नंबर से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ ना, +1 +1.1 1.2 1.3 ऐसे करते करते 2 3 और ऐसे इधर माइनस में, तो इस लाइन पर कहीं भी पार्टिकल हो उसका एक यूनिक कोऑर्डिनेट होगा। तो एक नंबर लाइन सफिशियंट होती है 1D मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद तुमने देख लिया जिस तरफ पॉजिटिव है अगर उसी तरफ वेलोसिटी है तो हम उसको प्लस के साथ लिख देंगे, और अगर जिस तरफ नेगेटिव है उस तरफ वेलोसिटी है तो हम उसको माइनस का लिख देंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो पार्टिकल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पर है या नेगेटिव कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से हम वेलोसिटी देखेंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन पे होगा, वो तुम आगे देखोगे। अगर राइट साइड पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेशन है तो हम प्लस के साथ लिख देंगे, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन है तो हम नेगेटिव के साथ लिख देंगे, ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव मानो, ये जनरल नंबर लाइन जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो ऐसी होती है। तुम इसको इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिख दो 1 2 3, इधर लिख दो -1 -2 -3, उस हिसाब से कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2D मोशन, अगर 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है यानी कि अब ये पार्टिकल इस प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, यानी कि इस डायरेक्शन में तो आगे पीछे जा ही सकता है, इधर भी आगे पीछे जा सकता है, इस तरीके का अगर ये मोशन कर रहा हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जर्वर कैसा होगा, तो इस केस में हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो इस तरीके की एक्स वाई एक्सिस होती है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई, और इसका कहीं पर ये जो ओरिजिन है ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जर्वर,
इस केस में। एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में आप कोई भी पार्टिकल हो, लेट से कोई पार्टिकल यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, यार क्या हो रहा है ना, इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन होगी 2,1, ठीक है। सिमिलरली कोई पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन होगी -2, -1। तो ऐसे ही हम हर पार्टिकल को आप यूनिकली बता सकते हैं इस प्लेन के अंदर, अगर हमारे पास इस तरीके की एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के एक्स वाई एक्सिस पर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को यूनिकली बता सकते हैं। इसकी वेलोसिटी अगर इधर होगी तो हम प्लस दिस एक्स के साथ या प्लस आई कैप, लेट से कोई पार्टिकल की वेलोसिटी में दिखा रहा है, लेट से ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। ये है 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका एंगल है यहाँ से 45 डिग्री, ठीक। अब इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इस तरीके से मैं कंपोनेंट ले लूँ तो इधर आ जाएगा 20√2 cos 45, यानी कि 20√2 इंटू 1/√2, तो सीधा 20 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इधर कोऑर्डिनेट लूंगा तो ये भी 20 sin 45 है ना, तो 20√2 sin 45 यानी 20√2 इंटू 1/√2 यानी कि सिंपली 20, ठीक है। तो मैं इसकी वेलोसिटी ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी 20 I कैप प्लस 20 J कैप मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा होता, यही अगर इसके उल्टे डायरेक्शन में होता, तो ये -I और -J में कंपोनेंट देता, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटीज वगैरह फिर एक्सेलरेशन वगैरह सब बता सकते हैं, ठीक है। तो 2D मोशन के लिए हमें चाहिए इस तरीके की एक्स वाई एक्सेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3D मोशन, बस वही, अब इसमें एक्स वाई के अलावा एक जेड एक्सिस भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि इस प्लेन के जितने पॉइंट हैं इनके अगर हम अंदर बाहर ऊपर नीचे, लेट से अगर ये कॉपी का प्लेन है तो इसके अगर हम ऊपर और नीचे का हिस्सा भी कंसीडर करने लगे, पूरा स्पेस कंसीडर करने लगे, तो अगर कोई इस पे एक पॉइंट है तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उसके नीचे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अब हम पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, तो हम केवल एक्स वाई एक्सिस से नहीं बता सकते, हमें एक जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर इसी प्लेन पर है, लेट से कोई पॉइंट था, जैसे ऊपर वाला जो हमने लिया था 2,1 था, तो लेट से इसी प्लेन पर 2,1 वाली पोजीशन पर एक पार्टिकल है, और इसका z कोऑर्डिनेट फिर हो जाएगा 0, अगर ये इसी प्लेन पर है, ठीक है, जिस पर हमारा ये एक्सेस बना हुआ है। अगर इससे एक यूनिट ऊपर होगा, है ना, तो हम 2,1,1 लिख देंगे। उससे और एक यूनिट ऊपर होगा 2,1,2 लिख देंगे, नीचे होगा 2,1 - 1 लिख देंगे, है ना। तो अब इस तरीके से हम एक स्पेस में, मतलब अगर हम पूरी 3D स्पेस ले लें, पूरा वॉल्यूम ले लें, वहां पर हमें कोई एक पॉइंट यूनिकली डिफाइन करना है, तो क्या हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से आती है एक इंपॉर्टेंट बात, समझना बात को। ये पार्टिकल वैसे तो तुम समझ ही गए कि हर तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमने बोला यहाँ पर हम किधर भी प्लस किधर भी माइनस मान सकते थे, ठीक है। एक्स वाई में आए तो इसमें तुमने देखा होगा हमने इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई माना। क्या हम ऐसा कर सकते थे कि हम इधर प्लस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई और इधर माइनस एक्स ऐसा मान लें? बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। तो उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं, बस कंडीशन ये कि दोनों 90 डिग्री पर होने चाहिए एक दूसरे से, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जीरो पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जीरो हो गया। अब हमने इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई माना, क्योंकि जनरली हम ऐसा देखते हुए आए हैं आज तक। बट हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं, इधर प्लस एक्स, इधर प्लस वाई, ऐसा, इस टाइप का एक्स वाई। तो इधर माइनस वाई आ जाता, इधर माइनस एक्स आ जाता, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इधर एक्स और इधर वाई भी बोल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर होना है, बट किधर भी किधर कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई डायरेक्शन का फिक्सेशन नहीं है। हम जनरली ऐसा ले लेते हैं क्योंकि हम इसको देखते हुए आए हैं, तो हमें आसान लगता है। चलो, अब ये बताओ, ये एक्स वाई जेड में भी ऐसा हो सकता है क्या कि हमने इधर एक्स माना, इधर वाई माना, इधर जेड माना? क्या हम कहीं भी एक्स, कहीं भी वाई, कहीं भी जेड मान सकते हैं? बस केवल ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये है, ये देखो एक्स वाई परपेंडिकुलर है और इनके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सेस है जो इनकी प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये एक्स है तो मैं इसको वाई कर देता हूँ, इसको माइनस वाई कर देता हूँ, और इसको जेड और माइनस जेड ही रहने दूंगा? क्या ये पेयर एक्सेप्टेबल है? नहीं है, ठीक है। यही पॉइंट पकड़ना था। तो हम x कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, नंबर लाइन तो कहीं भी मान सकते हैं, और y भी हम उसके बाद कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं इस y को यहाँ नीचे मान सकता था और इसको माइनस वाई कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर क्या ये z एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, क्योंकि z की एक कंडीशन होती है कि z का जो डायरेक्शन है, z कैप इज इक्वल टू एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, ठीक है। तो एक्स क्रॉस वाई ही जेड की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में तुम देख सकते हो, जो हमने एक्स और वाई माना है, इसका अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ऐसे, एक्स पर हाथ रखो, वाई की तरफ घुमाओ, तो तुम्हें थंब ऊपर की तरफ मिलेगा, तो जेड ऊपर की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर हम इधर इसको ऐसा ना करके ऐसा कुछ कर दें कि हम इसको तो एक्स रखते हैं और इधर प्लस वाई कर दें और इधर माइनस वाई कर दें, उल्टा कर दें इसको, ठीक है। तो अब तुम एक्स क्रॉस वाई करोगे ना, तो एक्स पर हाथ रखो और वाई की तरफ घुमाओगे तो ये नीचे ऐसे उल्टा घूमेगा और तुम्हारा थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम ये नहीं मान सकते
फिर हमें इधर माइनस जेड और इधर प्लस जेड करना पड़ेगा। तो यानी कि हम एक्स कहीं भी मान सकते हैं, वाई उसके परपेंडिकुलर फिर कहीं भी मान सकते हैं, बट जेड की डायरेक्शन फिर फिक्स हो जाएगी एक्स वाई मानने के बाद कि एक्स क्रॉस वाई की डायरेक्शन में ही जेड हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ऑब्जर्वर का मतलब समझ में आ गया, और हमें ये भी समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि एक पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे बताएं विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अब तुम बोलोगे भैया ये तो अभी हमने कर लिया ना, ऊपर ये देखो कोऑर्डिनेट के थ्रू बताया हुआ है, बट जनरली हम इसे कोऑर्डिनेट के थ्रू में नहीं बताते हैं, हम इसके लिए एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, क्योंकि उससे हमारे लिए बाकी टर्म्स निकालने आसान हो जाते हैं, आगे उस मोशन को समझना आसान हो जाता है कि वो कितने पोजीशन चेंज हुई, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह। ठीक है, तो कौन सा वेक्टर होता है ये इसको समझते हैं। तो एक पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे बताएंगे, तो समझो इसको, लेट्स से ये हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल पी रखा हुआ है। तो इसकी पोजीशन को अब हम कैसे बताएं, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मैं मान लेता हूँ लेट्स से अरे यार, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। चलो, तो इसकी पोजीशन अब हम कैसे बताएंगे, एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट होगा, इसके लिए हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो तुम यहाँ लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम इसकी पोजीशन को बताते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, बहुत आसान था, अपने ऑब्जर्वर से उस पार्टिकल की पोजीशन को ज्वाइन कर दो, तो ये जो वेक्टर बनेगा ओ से पी का जो वेक्टर बना है, जिसको हम आर बार बोल सकते हैं, तो यही होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। तो तुम लिख सकते हो ओपी बार, जिसको हम आर बार भी लिख सकते हैं, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी। तो जब अभी हम ये पार्टिकल को देख रहे हैं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख सकते हो ओरिजिन से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, सिंपल भाषा में। ठीक है, ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो ओरिजिन से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर तुम्हारा कहलाता है पोजीशन वेक्टर। इसको लिख दो भाई, ये आर बार क्या है जरा वेक्टर फॉर्म में लिख भी दो, अगर कोऑर्डिनेट पता है। तो हमें पता है कि अगर हम ओ से पी का वेक्टर बना रहे हैं तो वेक्टर क्या होगा, आर फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस जीरो आई कैप, क्योंकि ये तो जीरो 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 है, यहाँ पे लिख सकते हो जीरो जीरो जीरो। तो आर बार की वैल्यू हो जाएगी सिंपली एक्स माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। ये वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर वाली वीडियो एक बार जाकर देख लेना, मैंने बेसिक मैथ्स और वेक्टर दोनों के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप, यानी कि सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो भाई, तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, चलो भैया हमें पोजीशन भी समझ में आ गई कि पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे दिखा रहे हैं, पहले हमने ऑब्जर्वर समझा फिर पोजीशन समझी। अब मोशन का मतलब क्या था कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमने फिक्स कर ही लिया है, तो विद टाइम अब ये पोजीशन जब चेंज होगी तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। अब ये चेंज कितनी हुई, चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, इसको हम कैसे बताएं। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं अब, आगे बढ़ो। तो लेट्स से पार्टिकल पहले पी पर था, है ना, पी पर था, मूव करते करते क्यू पर चला गया। ठीक है, पी से कुछ इसने ऐसे इस तरीके का लेट से कुछ ऐसा ही मोशन सा किया और ये आ गया क्यू पर। ठीक है, पी से क्यू आने के कितने रास्ते हैं भाई, इनफाइनाइट है, ये तो एक रास्ता बनाया, हो सकता सीधे सीधे ऐसे आ जाता, हो सकता है ऐसे पूरी दुनिया घूम के तब आता, पी से क्यू आने के इनफाइनाइट रास्ते हैं, तो ये लेट से कुछ इस वाइट वाले पाथ से चल करके आ गया। ठीक, चलो, तो इसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, एक बात पहले तो एक चीज क्लियर करो दिमाग में, पार्टिकल चाहे ऐसे आए, है ना, चाहे ऐसे आए, चाहे पूरी दुनिया घूम करके आए, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो पोजीशन का चेंज हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे ये कैसे भी घूम फिर करके यहाँ पर आए। ठीक है, ये वही बात हो गई कि लेट से तुम्हारा कोई एग्जाम है, लेट से हमारे कॉलेज के एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे आए 15 नंबर 30 में से, और किसी और के भी आए 15 नंबर 30 में से, वो एक महीने से पढ़ रहा था, तुमने एक दिन पहले पढ़ा है। ठीक है, तो पढ़ा किसने ज्यादा, उसने। ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज बराबर ही हुई ना, दोनों के नंबर, मतलब वैसे जीरो से दोनों ने स्टार्ट किया होगा,
और तुम भी 15 पर ही हो, वो भी 15 पर ही है, तो पोजीशन चेंज दोनों की सेम है, बट एफर्ट उसने ज्यादा किया है, वो लंबा चल के आया है। तो यही बात होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की चेंज, अभी हम आगे देखेंगे। बट एक चीज समझ में आएगी, पोजीशन जितनी ऐसे चेंज होगी, चाहे जितना घूम करके आओगे पोजीशन उतनी ही चेंज होगी। वही बात हुई कि 15 नंबर आए तो 15 नंबर है, चाहे तुम एक दिन में लाओ चाहे एक महीने में लाओ, ठीक है। तो पोजीशन चेंज, अब ये कितना है इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे, इसको समझते हैं। तो मैं ये पाथ हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, ये तुम समझ गए होगे कि किसी भी पाथ से आ सकता है। चलो, तो इनिशियल पोजीशन थी इसकी पी और फाइनल पोजीशन थी इसकी क्यू। तो इनिशियल पोजीशन को हम पहले दिखाने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, जो भी हमने ऊपर बनाया था वहां पर। येलो से ही बनाता हूँ, चलो। इसके कोऑर्डिनेट में लिख दे रहा हूँ एक्स आई, वाई आई, जेड आई। अब ये आई क्यों लगाया, इनिशियल कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए। और क्यू के कोऑर्डिनेट लेट से हम मान लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं यार। हाँ ठीक है, चलो क्यू के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ। और अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। और इसका था ये, और ये ओ पी बार और ओ क्यू बार, ठीक है। ओपी बार जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है, ठीक है, पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन थी, जिसको मैं आर आई बार लिख दूं। आर बार से हम डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर आर आई बार इसलिए लगा दिया क्योंकि इनिशियल बता रहा है ये, ठीक है। अगर फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर भी हम लिख सकते हैं आर एफ बार, ठीक है। चलो भाई, तो सिंपल बात है भाई, चेंज इन पोजीशन बताना है। चेंज इन पोजीशन, तो सिंपल बात है भाई, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल, या फिर इसको डेल्टा आर बार भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो तुम्हारी पोजीशन चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को निकाल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ से आया डेल्टा आर बार, जो हमारा निकल करके आया वो हुआ आर एफ बार माइनस आर आई बार। और ये डेल्टा आर बार ही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ क्या, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं से लिख लेंगे। तो यही है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक बात बताओ कि ये जो क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर बार हमने निकाला, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक। एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन तुमने पढ़ ही लिया होगा। तो या वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक ही बात है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब पलट के ऐड करना, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करें या दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तुम स्केलर नहीं ला सकते। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट अगर तुमने 9 तक काइनेमेटिक्स देखी होगी तो वहां पर तुम्हें एज अ स्केलर पढ़ा देते हैं। अब बोल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो कि बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये समझ में आ गया तुम्हें अभी तो कि जो है ये बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखो, आर एफ माइनस आर आई किया है, तो आर आई अगर ये है तो क्या माइनस आर आई ऐसा नहीं हो जाएगा, इसी वेक्टर को मैं पलट दूं माइनस आर आई बार, समझे बात को। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, कि आर एफ बार प्लस माइनस आर आई बार, है ना। तो अब एक बात समझो, माइनस आर आई बार में हमने आर एफ बार जोड़ दिया, तो वेक्टर एडिशन है सिंपल यार, ये बेसिकली ये वेक्टर बन जाएगा। ये हेड टू टेल ऐसे हम लिखते हैं एक के बाद एक, और फिर पहले के टेल से फाइनल के हेड को ज्वाइन करते हैं, यही होता है वेक्टर एडिशन। तो इसको पलट दिया तो अब ये हेड टू टेल हो गया, यहाँ पर इसकी हेड बन जाएगी, यहाँ पर इस वाले आर एफ की टेल है, तो ये प्लस ये, समझना, ये प्लस ये, तो ये बनेगा ये, है ना। तो हमारा डेल्टा आर बार जो वेक्टर बना वो सिंपली ये बनना चाहिए, समझे। बेसिक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बार, है ना, ठीक है, ऐसे करके। और इसको अगर तुम वैसे वेक्टोरियल लिखना चाहते हो तो डेल्टा आर बार सिंपली हो जाएगा आर एफ बार माइनस आर आई बार, अभी हमने लिखा था। तो हो जाएगा एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप प्लस जेड फाइनल के कैप माइनस, अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख देते हैं ना, एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड इनिशियल के कैप, ठीक। तो ये सिंपली हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप, जिसको सिंपली तुम ऐसा भी बोल सकते हो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, ये हो जाएगा डेल्टा आर बार, जो कि होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। समझे बात को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा क्या हुआ, वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे नोट करके ऑलरेडी लिख दिया है, इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, जो कि हो जाएगा ये, ठीक है।
तो यही है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो ठीक है। और इसको अगर तुम इजी भाषा में देखना चाहते हो तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो, जो वेक्टर बनेगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, और इस मिसकंसेप्शन पे मत रहना। ठीक है। चलो। हम्म, चलो अब आते हैं कि पार्टिकल ने फिर एक्चुअल में कितना रास्ता कवर किया। ठीक है, अभी हमने बात की कि चेंज इन पोजीशन हमने बता दिया इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करके, तो इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज सेम ही होगी, बट एक्चुअल में कितना रास्ता कवर किया, मतलब वही बात है ना कि एक बंदे ने एक दिन पहले पढ़ के 15 नंबर लाए हैं, एक महीने से पढ़ रहा था लेकिन 15 नंबर लाए हैं। तो एक्चुअल रास्ता किसका ज्यादा लंबा है, ज्यादा कठिन है, पहले वाले का, दूसरे वाले का जो एक महीने से पढ़ रहा था। तो वही बात है कि अगर ये पार्टिकल सिंपल ऐसा चला है तो सबसे कम मेहनत की है इसने, ये ऐसे 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 आए थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, ये ऐसे घूम करके आए और थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, ये पूरी दुनिया घूम फिर के फिर आए और ज्यादा मेहनत की है। तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्या इसको क्वांटिफाई करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे मोशन में वो कौन सा पाथ है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम एक और मोशन पैरामीटर को समझते हैं, जो कि तुम अपनी डेली लाइफ में सालों से यूज करते आ रहे हो, कि एक्चुअल में कितना रास्ता कवर हुआ, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कि वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना रास्ता कवर हुआ वो होता है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो वही बात है। डिस्टेंस को हम जनरली ऐसे डी से डिफाइन कर लेते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस बात पर कि डिस्टेंस जो है, अब ये बताओ ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, इसमें हमने कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की है। ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस चाहे सीधे तुम स्ट्रेट लाइन में कवर करो, चाहे तुम 2 किलोमीटर का गोला घुमा के वापस आ जाओ। अगर गोला घुमा के वापस आ जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, और सीधे सीधे जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम पॉसिबल, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम वेक्टर डायरेक्शन की बात करते हैं, पर डिस्टेंस में हम ऐसी कोई बात नहीं करते। तो डिस्टेंस मतलब क्या है? सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी की अमाउंट, कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया, तो डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं उस बात पर जो तुम पहले पढ़ चुके हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या ऐसा होता है? देखो, हम अगेन वही वाला एग्जांपल लेंगे अपना। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सेस है ना, ये हो गई हमारी एक्स। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, एक सेकंड रुकना। अ, हाँ एक सेकंड। ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस। कोई पार्टिकल वही पहले पी पे था, फिर क्यू पे आया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा आर बार। और अच्छा, इसको एस बार से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। ठीक है, एस बार से भी डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हो। ठीक है, तुम्हारा मन। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लिया। अब इस पार्टिकल को यहाँ से आने में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हम बात कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, बट ये बताओ मिनिमम कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है तो मिनिमम इसको इस लाइन पर चल के तो आना ही पड़ेगा ना। इस लाइन से ये हल्का सा भी डेविएट हो, इतना सा भी डेविएट होकर वापस आया तो अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ये हो सकता है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड लूं, इस बार का जो मॉड लूं, ये जो है, ये डी के, डी से या तो छोटा होगा या फिर डी के बराबर होगा। मतलब या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जो डिस्टेंस कवर्ड है तुम्हारा, ठीक है, एक सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या हो रहा है, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एस बार। इसका मतलब समझे? मॉड ऑफ एस बार क्या है? ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ। तो डिस्टेंस हमेशा या तो इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इससे कम तुम अगर इसी लाइन पर भी चलते रहे तो यहाँ कहीं रह जाओगे, यहाँ कहीं रह जाओगे, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। इतना तो होना चाहिए। और ज्यादा हमेशा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर तुमने इसमें हल्का सा भी एक टर्न लेके वापस आए तो तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ गया है। तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एस बार होता है। तो यही बोल देते थे तुम्हारे, मतलब लोअर क्लास में बता देते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या है? ये है ना, मॉड ऑफ एस बार होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो सकता है, वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ना कि डिस्प्लेसमेंट खुद, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको अगर तुम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे रहे हो तो तुम एक वेक्टर को स्केलर के बराबर बोल दे रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन दूर कर लो। सही बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये दिख भी रहा होगा तुम्हें यहाँ से कि डिस्टेंस या तो इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। चलो भाई, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले मिसकंसेप्शन पर। अगला मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होता है कि डिस्टेंस हमेशा जो मॉड एस के बराबर हो, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, वो तब होगा जब हम एक वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझो बात को। लेट से कोई पार्टिकल यहाँ पी पर है, ये यहाँ से एक क्यू पर आया, ठीक है, और ये केवल इस लाइन पर मूव कर सकता है। ये कंस्ट्रेन कर दिया हमने कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, केवल इस लाइन पर मूव कर सकता है। ठीक है, तो क्या इस लाइन पर मूव करके ये क्यू तक आए, ऐसे हर एक मोशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी इक्वल टू मॉड एस इन केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन? ये कभी असर्शन रीजन में फंसा सकता है कि वन डायमेंशनल मोशन में क्या डी हमेशा मॉड एस के बराबर है? और ज्यादातर लोग इसको जल्दी जल्दी में टिक मार देंगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? समझना ध्यान से। लेट्स से ये पार्टिकल पी से यहाँ कहीं गया पोजीशन आर तक, ठीक है। लेट्स से पी और क्यू ऐसा कुछ है कि पी को मैं मान लेता हूँ 0, यानी कि हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो पार्टिकल क्या किया, पहले पहले यहाँ 0 से 2 तक गया, और फिर यहाँ से पलट के वापस आया इसी लाइन पर, है ना, और ये क्यू पर आकर के रुक गया। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ भाई? 2 + 1, 3 मीटर। और मॉड एस कितना होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा बनेगा ये पी से क्यू वाला, ये ऐसा, ठीक है, समझ जाना यार, ठीक है। तो एस बार का मॉड कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सिंपली कि ये 3 और 1 बराबर नहीं है, जबकि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए तुम्हारा डी हमेशा मॉड एस के बराबर होगा। वो एक सब केस होता है, वन डायमेंशन, हर वन डी मोशन के लिए तुम नहीं बोल सकते, असर्शन रीजन में फंसा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बताया। तो फिर अब तुम पूछोगे भैया फिर वन डायमेंशनल मोशन के लिए नहीं होता, तो हम मतलब कंडीशन क्या होती है डी इक्वल टू मॉड एस की? मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के बराबर हो, उसके लिए हमारा मोशन कैसा होना चाहिए, उसके पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? वन डी तो नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं। तो करेक्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा d इक्वल टू मॉड एस व्हेन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ड्यूरिंग इंटायर मोशन, यानी कि पूरे मोशन के दौरान कोई भी चेंज ऑफ डायरेक्शन ना हो, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल निकला है उसी पे जाता रहे, वो डेविएट हल्का सा भी ना हो। अगर डेविएट हो गया तो मैंने तुम्हें दिखाया था, अगर जैसे ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इससे हल्का सा भी डेविएट होकर वापस आके आओगे तुम, तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये हम्प का डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो डेविएट ना हो। अब यहाँ पर ये कैसे वायलेट हुआ ये समझना। यहाँ पर ये पार्टिकल पहले यहाँ तक तो इस तरफ चल रहा था प्लस आई कैप, अगर मैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लूं, तो प्लस आई की डायरेक्शन पे चल रहा था, और यहाँ से ये माइनस आई पे जाने लगा। तो इसने 180 डिग्री अपना एंगल चेंज किया, पलट गया, तो इसकी डायरेक्शन बदल गई, जो पहले प्लस आई थी वो माइनस आई हो गई, तो डायरेक्शन पलट गई। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये डी इक्वल टू मॉड एस वैलिड नहीं हुआ, भले ही वन डायमेंशनल मोशन हो, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में भी एक नहीं दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है, एक इधर एक उल्टा उसका। ठीक है, तो सही है कॉन्सेप्ट क्या है, डी इक्वल टू मॉड एस व्हेन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ड्यूरिंग इंटायर मोशन। आई थिंक ये चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दे सकते हो, ठीक है, इसमें बता सकते हो कि डी कितना है, मॉड एस कितना है। इजी सा एग्जाम्पल है, हर कोई करा देता है, तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। समझ में आ ही रहा होगा। इसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना है ये तुम अपने आप पॉज करके कर लेना, ठीक है, आई थिंक तुम समझ ही गए हो। तो डी कितना है इस पूरे सर्कल, ये सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर है, तो ये गया कैसे है? सेमी सर्कुलर पाथ से। तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा पाई आर, तो डिस्टेंस कवर्ड भी इसका हो जाएगा सिंपली पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा ये पी से क्यू को ज्वाइन करने वाला ये। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड साफ साफ दिख रहा है कि डायमीटर के बराबर होगा, यानी कि 2 आर के बराबर होगा। और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पाई आर है ये ग्रेटर देन 2 आर है, तो डिस्टेंस यहाँ पर ग्रेटर देन मॉड ऑफ एस बार है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदल रहा है, पहले इधर है फिर इधर है, एक सेकेंड, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस फिर मॉड एस से ज्यादा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तुम चाहे तो अभी के लिए इसको छोड़ भी सकते हो। बहुत बारीक बात लिखी है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आर तो होगा डी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर होगा एस बार। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है तुम ये देख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर होगा डी,
और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बार होगा एस बार, यानी कि छोटे छोटे डी आर वेक्टर्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा वेक्टोरली तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, बट उन्हीं के मैग्नीट्यूड्स को मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा डी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी कि डी आर, तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। आओ समझाता हूँ कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें बेस्ट समझ में आएगा, अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर मैं डिफरेंशियली एनालाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट कहीं पर भी जाके लेता हूँ। एक मिनट, लेट से मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, तो इस समय जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो एक मिनट, एलिमेंट नहीं बल्कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल इस जगह पर मोशन कर रहा है, तो लेट से पार्टिकल जब इस पॉइंट पर है तब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। अभी इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, टेंजेंशियल, तो ऐसा होगा। ठीक है, चलो भाई, तो इसका जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डी आर डिस्प्लेसमेंट, तो डी आर वेक्टर बनेगा ऐसा। ठीक है, ये समझे बात को। और ऐसे ही हर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं वेक्टर देखूँ, यहाँ पर ऐसा है, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो लेट से मैं कोई दो वो पकड़ता हूँ, लेट से एक डायरेक्शन ये सॉरी, एक सेकंड, एक पॉइंट मैंने ये पकड़ा, और एक इसी से हॉरिजॉन्टली, अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, इसी से हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर एक पॉइंट ये पकड़ता हूँ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कुछ ऐसा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कुछ ऐसा। ठीक है, इनके अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो इसका एक आएगा इधर, ठीक है, डी आर कॉस थीटा, लेट्स से इसको थीटा बोल देता हूँ, और इधर आएगा डी आर साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर हैं, है ना। तो मैं इस एंगल को भी थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्कल है। तो ये आएगा तुम्हारा डी आर कॉस थीटा, और ये आएगा तुम्हारा डी आर साइन थीटा। ठीक है, तो एक बात समझो कि ये सारे कॉस थीटा वाले इंटीग्रेट होते जाएंगे, और जो साइन थीटा वाले हैं इसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट होगा जिसका साइन थीटा कंपोनेंट इस तरीके से कैंसिल आउट होता जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इनका इंटीग्रेशन बनेगा इन वेक्टर्स का, है ना, इन वेक्टर्स का इंटीग्रेशन यानी कि छोटे छोटे वेक्टर्स का एडिशन, इंटीग्रेशन वही होता है। तो वो बनेगा ये, सारे डी आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बनेगा, जो कि बनेगा तुम्हारा टू आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर डी आर वेक्टर्स करेंगे तो वो बनेगा टू आर, और साथ में उसमें डायरेक्शन भी होगी आई कैप वाली, है ना, जो कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। बट इन्हीं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को अगर हम ऐड करते चलें, ठीक है, तो हमें सिंपली मिल जाएगा ये पूरा पाथ, मतलब ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को ही तो बना करके ये पूरा सर्कल बना है, हाफ पूरा सेमी सर्कल बना है। तो इन सबको अगर हम ऐसे ऐड करते चलें तो हमें क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर सर्कल का ये पूरा लेंथ, ये, तो ये हो जाएगा सिंपली तुम्हारा पाई आर के बराबर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं भी हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में इतना डीप पूछेगा नहीं तुम्हारा कभी जेई एडवांस, जेई मेन में, जेई एडवांस में हो सकता है, बट ये सीरीज जेई मेन के लिए है, तो वैसे मैं सोच रहा था इसको स्किप ही कर दूं, बट मैंने कहा चलो बता देते हैं, अब सब कुछ कर ही रहे हैं तो इसको छोड़ के क्या करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, चलो भैया समझ में आ गया पोजीशन चेंज कैसे दिखाते हैं, पोजीशन चेंज तो हो गई, और कितना चेंज हुआ ये भी हमने क्वांटिफाई कर लिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि पोजीशन चेंज तो हो गई, बट कितनी तेजी से चेंज हुई ये भी तो मैटर कर सकता है। सोचो कि तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेट से तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है, और तुम जा रहे हो बीएमडब्ल्यू से, तुम पहुंच गए 10 मिनट के अंदर, और तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कि लेट से बलेनो से आ रहा है, तो उसको जो है 1 घंटा लग गया। ठीक है, तो दोनों के मोशन डिफरेंट है ना, वो थोड़ा धीरे आया है, तुम बहुत तेजी से आए हो। ठीक है, तो अब इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम फिजिक्स में कौन से मोशन पैरामीटर का यूज करते हैं वो हम समझेंगे, कि कितनी तेजी से पोजीशन चेंज हुई, इसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे। चलो बात करते हैं। तो लेट से कोई पार्टिकल है, इनिशियली पी पॉइंट पर था जहाँ पर इसकी पोजीशन थी ये, फाइनली इसकी पोजीशन है ये, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, अब ये सेम डिस्प्लेसमेंट लेट से कोई एक बंदा है, लेट से राहुल, वो कर सकता है 3 सेकंड में, है ना, और दूसरा एक बंदा है सुनील, जो उसी डिस्प्लेसमेंट में लगाएगा 5 सेकंड। तो इसने तेजी से कर लिया, इसने थोड़ा धीरे से किया। ठीक है, तो अब कितनी तेजी से किया इसको क्वांटिफाई कैसे करें, चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम एक मोशन पैरामीटर का यूज करते हैं जो कि होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे अगर इसका डेल्टा आर बार है ना, लेट से जो भी होगा, ठीक है, और इसने किया 3 सेकंड में, तो इसका जो वेलोसिटी आएगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ राहुल, वो आएगा, ये पोजीशन डेल्टा आर बार ही है, डेल्टा आर बार डिवाइडेड बाई 3, और जो इसका वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ सुनील, वो आएगा डेल्टा आर बार डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो
दोनों के लिए डिफरेंट आया। तुम देख सकते हो इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। तो उसी पोजीशन वेक्टर को, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेसिकली, उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम कितना लगा उससे डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। और ये हर एक बंदे के लिए मतलब जो तेजी से कर रहा है उसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो धीरे कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी कुछ नहीं होता, पोजीशन वेक्टर को ही टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वही लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमने लिखा वी बार इज इक्वल टू डेल्टा आर बार बाई टी, या डेल्टा टी लिख दो, ठीक है, चेंज इन टाइम। तो क्या ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है? नहीं, ये एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं है, और ये वो वेलोसिटी की डेफिनेशन है जो तुम्हें क्लास 9 10 में पढ़ाई जाती है, और इसी को वेलोसिटी बोल के तुम्हें गलत कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है। ये बात ठीक है कि एक तरह की वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से दो ब्रैकेट अगर हम इस तरीके के लगा दें तो इसको एवरेज का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये है तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकल है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो भी है, एवरेज वेलोसिटी लेट से ये यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये शुरू जहाँ से हुआ यहाँ से लेकर के आखिरी तक पूरे टाइम 60 किलोमीटर पर आवर पर चल रहा था? नहीं, हो सकता है कहीं पर 100 हुआ हो, कहीं पर 40 हुआ हो, कहीं पर 30 हुआ हो, कहीं पर 80 हुआ हो, ठीक है। हर पॉइंट की वेलोसिटी अपनी अपनी अलग हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी वही वही समझ लो। लेट से तुम अपने घर से कोई एक टाउन पर जा रहे हो जो 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 60 किलोमीटर की तुम्हारी रोड ट्रिप है, ठीक है। तुम निकले घर से, और तुम्हें अल्टीमेटली घर से जब तुम निकले 3 बजे और तुम वहां पहुंचे 4 बजे, तो 1 घंटा लगा। तो तुम्हारी यहाँ पर जो स्पीड हम इस सॉरी वेलोसिटी लिखेंगे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट 60 कर लो, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस का होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो लेट से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 60, वही मान लो कि तुम्हारा जो टाउन है ना वो सीधा सीधा एकदम मतलब सेम, बिना डायरेक्शन चेंज किए तुम गए, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 60 का है। तो 60 का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये तुमने किया लेट से 60 सेकेंड में। तो सॉरी, गलती हो गई, 1 घंटे में, ठीक है। तो 3 बजे निकले, 4 बजे पहुंचे, तो तुम्हारी जो एवरेज वेलोसिटी इसमें आएगी 60 बाई 60 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम जब घर से निकले और तुम जब दूसरे शहर पहुंचे, पूरे टाइम तुम 60 पे चल रहे थे? नहीं ना, हो सकता है कहीं पे ट्रैफिक हो तो तुम्हारी गाड़ी रेस्ट पर भी आई हो, तुम 10 20 की स्पीड पे भी चले हो, जहाँ खाली मिला तुमने 100 120 भी भगाई हो, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको वेलोसिटी बोल देना सही नहीं है, ये है एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर मोशन। पूरे मोशन के दौरान कितना एवरेज वेलोसिटी आया, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। बट क्या हर पॉइंट पर ये वेलोसिटी होगा? नहीं, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो अब अगर हमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो तुमने, अगर तुम पहली बार 11th में देख रहे हो इसको, मतलब 11th से तुमने अभी तक नहीं देखा, तो तुम्हें ये चीज़ एकदम नहीं लग रही होगी। चलो, तो ये तो हो गया। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे करेंगे। पेजेस इंसर्ट करने पड़ेंगे यार। हम्म, ठीक है। तो समझो बात को, फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं अपना, एक्स सॉरी वाई, एक्स, कोई पार्टिकल पी पे था, यहाँ से क्यू पर गया, है ना, कहाँ गया, लेट से कुछ ऐसे 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 करके गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना देते हैं, ये रहा। तो इसकी हमने कुछ एवरेज वेलोसिटी निकली, जो निकल करके आई, लेट से कुछ भी आई होगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमने समझ ली क्या होगी, डेल्टा आर बार बाई डेल्टा टी, ठीक है। बट अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताना जरा। तो टाइम तो स्केलर है, तो जो डेल्टा आर बार की डायरेक्शन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, वही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वाली, ठीक है। डायरेक्शन सेम एज एस बार, ठीक है। बट क्या हर पॉइंट पर यही डायरेक्शन है? नहीं, पार्टिकल जब यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन ये है, जब यहाँ पर है तो ये है, यहाँ पर है तो ये है, यहाँ पर है तो ये है, यहाँ पर है तो ये है। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट है, बट एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट आ गई। चलो, लेट से मैं किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं इस पर, लेट से मैंने ये पॉइंट पकड़ा, तो इससे अगला छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा। ध्यान से देखना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसा टेंजेंशियल सा, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोल दिया डी आर बार, ठीक है। तो मुझे अगर इस छोटे से टाइम पीरियड के लिए, मैं मतलब जस्ट अगले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन जस्ट अगला सेकंड, मतलब उस टाइम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है।
तो मैं क्या करूँ, किसी पॉइंट पर जाऊँ, वहां पर मैं यही डेफिनेशन यूज करूंगा, बट अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ 0.00000001 सेकेंड उस टाइप का। तो मैं बोलूंगा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दो। और अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा है, मतलब इससे जस्ट अगले इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत माइनर सा हल्का सा हुआ होगा, तो वो भी बहुत छोटा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो इसी छोटे से डिस्टेंस टाइम को हम बोल देते हैं डी टी, और छोटे से डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं डी आर। इस तरीके से हम डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में मैंने अब इस टाइम डेल्टा टी और डेल्टा आर दोनों को बहुत छोटा छोटा कर दिया है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी आर बाई डी टी, ठीक है। और मुझे वेक्टर भी लगाना चाहिए, ठीक है, ये लगा दिया। तो यही डी आर बार बाई डी टी जो होता है, मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब यही समझ सकते हो कि यही है ना कि जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतना एरर की पॉसिबिलिटी है। तो इस पूरे लंबे डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो वेलोसिटी आ रहा था वो आ रहा था एवरेज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इस छोटे से इंटरवल के लिए हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। इस बहुत छोटे से इंटरवल के लिए एवरेज भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। मतलब अगर हमारा इंटरवल ही ऐसा है कि पॉइंट 0.00000001 सेकेंड इस टाइप का, तो हम उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी बोल सकते हैं ना उसको, टाइम इंटरवल को हमने बहुत छोटा कर दिया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी को हम बोल देते हैं जब हम ऐसा टाइम इंटरवल लेते हैं जो कि बहुत छोटा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, तुम्हें दिख ही रहा है। तो ये रहा। तो v बार इंस्टेंटेनियस तुम्हारा यहाँ से आ जाता है, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी आर बार बाई डी टी। और ये है डिफरेंशिएशन का रोल यहाँ से चालू हो गया। इसी वजह से तुम्हें ये वेलोसिटी, ये डेफिनेशंस नहीं पढ़ाई जाती थी जो एक्चुअल डेफिनेशंस हैं, और तुम इसी को वेलोसिटी बोलते रहते थे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को, जो कि क्या है, एवरेज वेलोसिटी है फॉर कंप्लीट मोशन। बट इसको वेलोसिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे करेंगे, ये तो ये डी आर बाई डी टी, जिस पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए वहां पर जाओ। लेट से इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। उसी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर आर की जो भी वैल्यू है यहाँ पर उसको पुट कर दो, डी आर बाई डी टी करके आर की जो भी वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सिमिलरली इस पॉइंट की निकाल सकते हो, इस पॉइंट की निकाल सकते हो, हर पॉइंट की निकाल सकते हो, ठीक। चलो भाई, अब एक एग्जाम्पल तुम्हें इसको समझाता हूँ मैं। सपोज ये अपना एक एग्जांपल है। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, मतलब अगर टी इक्वल टू जीरो देखोगे तो ये सारा ये जीरो 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 हो जाएगा। सोल्यूशन में लिखता हूँ, टी इक्वल टू जीरो देखोगे तो तीनों जीरो 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 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप को मैं जीरो 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 लिख रहा हूँ। टी इक्वल टू वन पर देखोगे तो ये लिख सकते हो 2,4,1। और ऐसे हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इस तरीके से टाइम के साथ पोजीशन तुम्हारी वेरी कर रही है। तो अब तुम्हें पहली चीज पूछी है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू टू। तो बहुत आसान है भाई, जब एवरेज वेलोसिटी बोल दिया तो उसकी डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। ये तो बचपन वाले डेफिनेशन है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या ऐसा लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर बार बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक पूछा है भाई, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टू, यानी कि आर एट टू माइनस आर एट जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम टेकन कितना है भाई, 2 सेकेंड का। तो लिखते हैं, टू पर पोजीशन क्या होगी लिखो जरा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसी में टू पुट करना है, 2 × 2 4 हो जाएगा। अच्छा, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। 4i कैप प्लस 2 × 4 = 4 जे कैप प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8k कैप। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ जनरली शॉर्टकट में, और तुम्हें भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, टाइम बचता है, इस तरीके से लिख सकते हो। 416 8, इसका मतलब क्या, 4i कैप प्लस 16j कैप प्लस 8k कैप। थोड़ा आलसी हूँ ना मैं, तो आलसी बनना पड़ेगा तभी तुम जल्दी जल्दी चीज़ों को कर पाओगे। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 4,16,8 माइनस इनिशियली टी को टू जीरो पर तो जीरो 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 लिखिए, 0,0,0 डिवाइडेड बाई टू, ये बन जाएगा सिंपली 4,16,8, जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ नहीं बचा, टू, तो ये बन जाएगा 2,8,4, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वो भी बता सकते हो, √(x² + y² + z² करके, ठीक। चलो, अगला पूछा है v इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू टू। तो ये तो आया 0 से 2 तक का एवरेज वेलोसिटी, ये निकल करके आ रही है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू टू, तो v बार एट टी इक्वल टू टू।
तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी निकालता हूँ और इसमें मैं टी इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा। तो डी आर बाई डी टी करते हैं। आर क्या है अपना, ये इसको नीचे ले लेते हैं। हम्म आर अपना ये है। तो डी आर बाई डी टी करना है अपने को। तो इसी को डिफरेंशिएट करना है, करते हैं। तो टू टी का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 i कैप प्लस ये जाएगा 8 t j कैप प्लस 3 t स्क्वायर k कैप। अब इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर दो, t इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 8 × 2 16 टू 4 4 12। तो ये आएगी v बार एट t इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी इसकी ये है 2 i कैप 16 j कैप और 12 k कैप। और यहाँ पर क्या थी 2 i कैप 8 j कैप 4 k कैप। तो अपने आप देख सकते हो कि डिफरेंट आ रही है। और तीसरी चीज तुमसे यहाँ से पूछा है कि वी बार मतलब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 3। इसका मैं तुम्हें हिंट कर देता हूँ, बाकी इसको कर लेना तुम सॉल्व। ठीक है। हम्म, एक सेकंड पेज ऐड कर लूँ पहले मैं। ठीक है। तो वी बार एवरेज पूछ रहा है फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा सिंपली डेल्टा आर बार बाई डेल्टा टी, यानी कि आर बार एट 3 माइनस आर बार एट 1 अपॉन 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो आर बार एट 3 निकाल सकते हो, वो निकाल लेना, माइनस आर बार एट 1 निकाल के वो कर देना, अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है। मुझे पता भी चल जाएगा कितने लोग यहाँ तक सीरियसली देख रहे हैं। और इसका आंसर कमेंट करना जरूर, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ। चलो, हो गया अपना ये डन। अब ये कुछ चीज़ें वही लिखी हैं कि वी बार हमने समझ लिया एवरेज वेलोसिटी, मतलब समराइज किया बेसिकली यहाँ पर तुम्हारे लिए। डेल्टा आर बार डेल्टा टी होता है और वी इंस्टेंटेनियस डी आर बाई डी टी होता है। डेल्टा आर क्या हुआ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ये अपने लिखा हुआ है। ठीक है। इसी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो ये अपना आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। और ये है एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, यानी कि एक्स में एवरेज वेलोसिटी, वाई में एवरेज वेलोसिटी और जेड में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे डी आर, ये अपना आ गया डीवी। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली लिखा है, वी इंस्टेंटेनियस ही बोल सकते हो इसको, वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये वही है, डीवी बार भी कह दिया इसी को। तो ये आया डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। ठीक है, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी बार इंस्टेंटेनियस। ठीक है, वी बार इंस्टेंट, अरे क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। और ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी में इंस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि डी वी एक्स, या फिर इसको वी इंस्टेंटेनियस एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है। और ये वी इंस्टेंटेनियस वाई, ये वी इंस्टेंटेनियस जेड। और इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस ये क्या है, वी बार इंस्टेंटेनियस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है अपनी स्पीड। अब जैसे वेलोसिटी है वैसे स्पीड है। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर मैं स्पीड लिखना चाहूँ तो एवरेज स्पीड तुम्हारी जो आएगी वो आएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आ गया एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी तुम्हारी सिंपली डी आर बाई डी टी। यानी कि बात समझे, ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा है कि बहुत छोटे इंटरवल के लिए वही किया, तो हमारा अगर वही ऊपर वाला एग्जांपल हम फिर से ले लें, यार फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, चलो कर देता हूँ मैं। ठीक है, वाई एक्स। ठीक है, ये पी से क्यू, एक सेकेंड, पी से क्यू आया, लेट से इस पाथ से आया, ऐसे 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 ऐसे, एक सेकेंड। ठीक, तो
किसी भी पॉइंट पर मैं अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूँ, लेट से इस पॉइंट पर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक है। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई डी टी। अब एक चीज़ बताओ कि अगर मैं बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन चेंज है? ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंट पे क्या दो टेंजेंट थोड़ी बनाते हो, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है वो यही है, ये जो डायरेक्शन है वो यही है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं नो चेंज इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नो चेंज इन डायरेक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी आर है वो सिंपली डी आर बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जब नो चेंज इन डायरेक्शन तो डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस जो हमने लिखा है डी आर बाई डी टी वो ये है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बार इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी उस पॉइंट की निकालना और उसी का मैग्नीट्यूड कर दें तो वही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बहुत बहुत छोटा डिस्टेंस, क्योंकि कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। समझे बात को? बेसिकली यही है ना, डी आर बार बाई डी टी तुम्हारा वेलोसिटी होता है और उसी का मॉड ले लो, ये होता है डी आर बाई डी टी, सॉरी, डी आर बार बाई डी टी, इसी का मॉड ले लो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि मॉड ऑफ डी आर बार बाई डी टी, यानी कि डी आर बाई डी टी, जो कि तुम्हारा सिंपली डिस्टेंस कवर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है जो भी हम ऊपर देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ लिखता हूँ कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या मॉड ऑफ डेल्टा आर बार लिख दूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी को डिवाइड कर देंगे बाई डेल्टा टी से, है ना। तो हमें दिख जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, यानी कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये इक्वल कब होते हैं? वही सेम, जब एवरेज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होंगे? जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जो कि कब होगा? नो चेंज इन डायरेक्शन, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, नो चेंज इन डायरेक्शन, है ना। यानी कि वही कि डी इक्वल टू मॉड ऑफ एस बार जब हो जाएगा तो हमारा ये काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब v इंस्टेंटेनियस हमेशा मॉड ऑफ v बार इंस्टेंटेनियस होगा। क्यों? ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस होता है डी आर, इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर बार। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। तो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है। दैट इज वाई जो है छोटा डिस्टेंस और छोटा डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी आर बाई डी टी, या ऐसा लिख देता हूँ, वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर बार बाई डी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर बार बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस का मॉड कर लेंगे, दैट इज योर, सॉरी, वी बार इंस्टेंटेनियस का मॉड कर देंगे तो वही हमारा वी बार, मतलब वी बार इंस्टेंटेनियस का मॉड कर देंगे वही वी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, यानी कि एवरेज, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो, अब आएगा एवरेज स्पीड प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी काफी पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें जनरली लोग गलतियां करते हैं, और ये जेई मेन का बहुत फेवरेट टॉपिक है और इस पर बहुत बार सवाल आया है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले अच्छे से समझो। पहले बोल रहा है कि ये पार्टिकल है जिसने जीरो से डी डिस्प्लेसमेंट किया है, या जीरो से डी डिस्टेंस किया है, वन डायमेंशनल में, दोनों चीजें बोल सकते हो। वन डायमेंशनल में प्लस माइनस लगा के अपन काम चलाते हैं, तुम्हें पता ही है। तो लेट से डी डिस्टेंस कवर किया है इसने पूरे मोशन के दौरान, जिसमें से आधा डिस्टेंस डी बाई टू इसने वी वन से कवर किया है और बचा हुआ आधा डिस्टेंस डी बाई टू इसने वी टू से कवर किया है।
और इससे पूछा है तुमसे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या हुई, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं एवरेज स्पीड में, बोलते हैं कि अच्छा भैया आधा इसने V1 से कवर किया, आधा V2 से, तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 कर दो, ये आंसर होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इसमें गलती क्या हुई भाई, गलती ये हुई, ये चीज ट्रू होती व्हेन इसने मोशन आधे आधे डिस्टेंस नहीं, D/2 की जगह T/2 T/2 होता, यानी कि आधा आधा टाइम। अगर इसने T/2 टाइम में, मतलब आधे टाइम में V1 से चला होता, आधा टाइम V2 से चला होता, तो हम बोल सकते थे कि ये एवरेज इसका V1 प्लस V2/2 हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। बट इस केस में ऐसा नहीं है, क्यों, अब इसको निकाल लो भाई। तो ये हड़बड़ी करने के बजाय डेफिनेशन से चलते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस D अपॉन टोटल टाइम T टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसका पूरे मोशन के दौरान कितनी है भाई, 0 से D में D ही है, ठीक है भाई। टाइम टेकन, टाइम टेकन कैसे लिखें भाई, तो एक चीज बताओ कि एक बार ये V1 से चल रहा है, एक बार ये V2 से चल रहा है, क्या दोनों बार, दोनों हाफ में ये बराबर टाइम ले रहा होगा, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो इसका टाइम T1 होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि D/2 अपॉन V1। और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका बचा हुआ टाइम होगा वो हो जाएगा D/2 अपॉन V2, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2। तो हम इसको लिख सकते हैं T1 की वैल्यू क्या है, D/2V1, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। और इसको लिख सकते हो D/2V2। तो ये सिंपली हो जाएगा, नीचे इधर आएगा LCM 2V1 V2 और D इधर रहेगा, एक सेकेंड, एक मिनट। तो न्यूमरेटर में D रहने दो, ये काम करते हैं, D काट देते हैं ना, ठीक है, काट दो, तो आ जाएगा 1 अपॉन, नीचे LCM आएगा 2V1 V2 और इधर आएगा V1 प्लस V2, तो ये बन जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और ये रिजल्ट लोग जनरली याद कर लेते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा, हाँ ये वाला स्टैंडर्ड केस ध्यान रखो, बट केस भी अच्छे से ध्यान रखना, कहीं और मत लगा देना। जब D/2 V1 से चला हो और D/2 मतलब आधा डिस्टेंस ने V1 से चला, आधा डिस्टेंस V2 से चला है, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और ये नहीं भी याद हो रहा हो तो कोई जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन इससे जाना है, ये याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। चलो भाई, अब ये V1 प्लस V2/2 कब होता है, जब मैंने तुम्हें बताया कि T1 इज इक्वल टू T2, मतलब ऐसा हो जाए कि एक पार्टिकल T/2 टाइम में V1 से चला और बचा T/2 टाइम ये V2 से चला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस की बात नहीं है, ये टाइम की बात है, यानी कि 30 मिनट इधर चला, 30 मिनट इधर चला, तो 1 घंटे के ऊपर कितना एवरेज स्पीड आया ये बताओ। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, इधर डिस्टेंस चला होगा V1 T/2 स्पीड इंटू टाइम, और इधर डिस्टेंस चला होगा V2 T/2, ये D2 है, ये D1 है। तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा V1 T/2 प्लस V2 T/2, और टोटल टाइम कितना है T, तो T से T सारे कट गए, तो ये आ जाएगा V1/2 प्लस V2/2, यानी कि V1 प्लस V2/2। तो अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल दिया है तब तो तुम एवरेज कर दो सीधे, बट अगर इक्वल डिस्टेंस दिया है तो ये आएगा, और ये कैसे आए हमने देख लिया बाय डेफिनेशन। अब ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में कर लिया डिस्टेंस वाइज, कि D/3 V1 से चला, D/3 V2 से चला, D/3 V3 से चला, तो एवरेज स्पीड कितना हुआ, तो वही मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर लिख दिया है पहले से, कि ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से करोगे, टाइम लिखोगे, फिर ये आएगा 3V1 V2 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ये रिजल्ट भी तुम मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये कहूंगा मेमोराइज भी कर सकते हो, कि ये वाला बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत चांसेस है कि तुम्हारे में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक। चलो, अब ऐसे अगर n पार्ट्स हो, ये आज तक तो नहीं पूछा है, बट ऐसे मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया n पार्ट्स हो, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उस तरीके से बस चले जाओगे, वही चीज लिखी है यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन ने ये भी देख लिया कि पोजीशन वेक्टर अगर चेंज, मतलब पोजीशन बेसिकली अगर चेंज हो रही है तो वो किस रेट से चेंज हो रही है, तो वो हमने वेलोसिटी और स्पीड वगैरह पढ़ा। अब ये स्पीड चेंज का भी रेट ऑफ चेंज हो सकता है ना, यानी कि अगर कोई चीज 0 से 100 पहुंची है, ये तुमने बहुत बार, तुम अगर कार एंथुसियास्ट हो तुमने 0 to 100 वाली रीलें देखते होगे, ठीक है। तो 0 to 100 कोई एक गाड़ी हो सकता है 15 सेकंड ले, कोई दूसरी गाड़ी हो सकता है 8 सेकंड में पहुंच जाए, कोई फरारी वरारी हो तो 3-4 सेकंड में पहुंच जाए। तो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो कितनी रेट से ये स्पीड चेंज होती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको अभी हम आगे समझने वाले हैं। चलो, तो लेट से हमारे पास इस तरीके का एग्जांपल है कि हमारे पास वही दो दोस्त हैं, भुवन और चेतन।
भुवन के पास है बलेनो और चेतन के पास है क्रेटा। वो वैसे भी दिख रहा था यार, चेतन तेज चला रहा था, तुमने देखा ही था। वो 100 120 तेज चला, बलेनो वाले आराम आराम से चल रहा होगा, ठीक है। चलो, तो भुवन के पास है बलेनो और चेतन के पास है क्रेटा। तो ये दोनों एक ड्रैग रेस करने आते हैं। तो इनिशियली दोनों एक x = 0 पोजीशन पर बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा भुवन, ये रहा चेतन, या ऐसा बोल सकता हूँ ये बलेनो ये क्रेटा, ठीक है। और 1000 मीटर की ड्रैग रेस है, यानी कि 1 किलोमीटर की लगभग लगभग, ये 1000 मीटर है। अब क्या होता है कि ये दोनों स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो पे, 3 2 1 होता है और दोनों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से भुवन जो है वो 10 सेकंड बाद पहुंच, सॉरी, जो चेतन है जिसके पास क्रेटा है, 10 सेकंड में वो यहाँ एंड पर पहुंच जाता है। तो बेसिकली रेस तो वो जीत चुका है, ठीक है। और इसमें कोई शक भी नहीं है भाई, बलेनो से तो क्रेटा जीतेगी ही ना। तो 10 सेकंड में वो पहुंच चुका है एट द एंड, यहाँ पर 1000 मीटर पर। और जो भुवन है वो उस समय पर है 700 मीटर पर। तो हम बोल सकते हैं एवरेज, अगर वेलोसिटी की बात करें, या एवरेज स्पीड बोल देते हैं क्योंकि वन डायरेक्शन में ही चल रहा है मोशन, तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी आएगी, जो भी आएगी, मतलब इसकी 100, ये यहाँ पहले पहुंचा है तो जाहिर सी बात है जो क्रेटा की जो एवरेज स्पीड आएगी वो बेटर है और ज़्यादा है बलेनो से, ठीक है। क्योंकि ये 700 मीटर ही पहुंच पाया है 10 सेकंड में। हाँ, 10 सेकंड में 700 मीटर पर, 700/10 यानी कि 70 मीटर पर सेकंड इसकी आएगी। और ये 1000 मीटर पहुंचे यानी कि 100 मीटर पर सेकंड इसकी आएगी, ठीक है। तो इस समय पर इसकी कुछ, इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो 100 मीटर पर सेकंड आई, और इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो 70 मीटर पर सेकंड आई। और इस टाइम पर जो इनकी एक्चुअल स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे इसकी एवरेज स्पीड लेट से 100 है, तो ये उस 10 सेकंड में 100 पर पहुंच गया है, ठीक है। ड्रैग रेस में क्रेटा जो है वो 100 पर पहुंच गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखी, ये एवरेज नहीं है। एवरेज तो हमने बात कर ही ली ना कि ये 1000/10, तो 100 ही इसकी कोइंसिडेंटली एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस सेम आ जा रही है, इसकी अलग आ रही है। इसकी एवरेज होगी 700/10 यानी कि 70, और इसकी अभी स्पीड है 60, ठीक है। चलो, हालांकि ये हो नहीं सकता, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कर दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि अगर पूरे टाइम एक्सीलेटर पे पैर रखा है तो नहीं हो सकता, बट चलो ठीक है, अभी तुम मान लो, है ना। तो इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 100। तो बेसिकली 0 से 10 सेकेंड में बलिनो पहुंच पाई है 60 मीटर पर सेकेंड पर, और क्रेटा पहुंच गई है 100 मीटर पर सेकेंड पर। तो जाहिर सी बात है किसकी स्पीड ज्यादा तेजी से चेंज हुई है, किसका इंजन ज्यादा पावरफुल है, क्रेटा का। और किसका कमजोर है, बलेनो का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी ऑफ क्रेटा 100 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बलिनो 60 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन 10 सेकंड कितना आया, क्रेटा में आया 100 - 0 यानी कि 100 का चेंज, बलेनो में आया 60 मीटर पर सेकंड का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहीं से आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बट कुछ टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज द एक्सेलरेशन। यानी कि 10 सेकंड में अगर किसी की वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर क्रेटा 10 सेकंड में 100 पर पहुंच गई, और वो 10 सेकंड पर 60 पर ही पहुंची, तो एक्सेलरेशन क्रेटा का ज्यादा है, ठीक है। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो भी हम डिफाइन करते आ रहे थे, ये सारा एवरेज एक्सेलरेशन है, क्योंकि पूरे मोशन के लिए हमने देखा है। तो सिमिलरली तुम यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा एवरेज वेलोसिटी। और ध्यान रखना स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है अगेन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन, अरे क्या हो गया, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। अब यूनिट क्या होगी भाई, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, तो हमारी एसआई होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में लोगे, टाइम सेकंड में। और ये हो जाएगा डिवाइड बाई सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट। चलो, तो यहाँ से अपने को मिला कि जो ए का एवरेज होता है वो होता है डेल्टा वी बार बाई डेल्टा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, ठीक है। और ए इंस्टेंटेनियस लिख लो यहीं से, वो हो जाएगा डी वी बार बाई डी टी। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब वाली कहानी में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग लास्ट के 4 महीने में पढ़ रहे हैं, वरना मैं फिर से लिख देता कि इसी में डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा बी टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा। और ध्यान रखना ये वेलोसिटी का सारा चीज, सारा खेल चल रहा है, स्पीड मत कर देना। यहाँ पर हमने इक्वल इसलिए मान लेते कि डायरेक्शन चेंज नहीं है ना, दोनों इसी तरफ चल रहे हैं पूरे टाइम, ठीक। चलो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस आ गया डीवी बाई डी टी। अब वही बात है, वेलोसिटी तुम इस तरीके से लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, उसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, डी वी एक्स बाई डी टी डी वी वाई बाई डी टी डी वी जेड बाई डी टी। ये हो गया एक्सेलरेशन तुम्हारा। और एक्स कॉम्पोनेंट हो गया है ए एक्स,
एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हो गया ए वाई और z कंपोनेंट हो गया ए जेड। तो एक्स लिख सकते हो डी वी एक्स बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली वाई, सिमिलरली जेड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा डी वी बाई डी टी, और जो तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा वी बार बाई डेल्टा टी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो तुम समझ ही गए कि अगर तुम्हारे पास आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, डिफरेंशिएट करोगे वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन ये वी डी वी बाई डी एक्स भी, ये फॉर्मूला हम बहुत यूज करते हैं। ये कहाँ से आया भाई, हमने बोला ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, कुछ नहीं करना है, इसको डी एक्स अपॉन डी एक्स ऐसा कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब ध्यान से देखो, ये डी एक्स बाई डी टी क्या बनाएगा, क्या ये डी वी नहीं बनाएगा, एक डायरेक्शन में ही है तो, है ना, लेट्स से एक डायरेक्शन में मोशन है तो वही, तो डी एक्स बाई डी टी या डी आर बाई डी टी कुछ भी बोल लो, तो ये बनाएगा वी, ये बनाएगा वी डी एक्स बाई डी टी, और फिर बचेगा क्या, डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन की एक ये डेफिनेशन भी बहुत यूज में आती है, अभी क्वेश्चंस में हम सारा कुछ यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा तुम्हें क्लियर हो गया है। तो यार अब आज का थ्योरी वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है, प्रॉब्लम्स पर आते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने तुम्हें बोला था 2020 से 2025 के सारे पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं, तो मैंने सारे पीवाईक्यूज को तुम्हारे लिए टॉपिक वाइज जो हमारे वीडियोस आएंगे उस हिसाब से सॉर्ट आउट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें 2020 से लेकर के 24 तक की जो प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हर टाइप का एक एक दो दो प्रॉब्लम मैं यहाँ कराऊंगा, फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा, तो सारा तुम्हारा जीरो से पूरा सारा चीजें कवर होगी, इसमें एक एक क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। मैं तुम्हें जो पीडीएफ दूंगा इसमें बचे हुए तुम्हारे होमवर्क होंगे, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। रही बात 2025 की, ठीक है, तो 2025 के मैंने तुम्हारे लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कई लोग हो सकता है, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2025 को तुम एज अ मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन अभी देख लोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, फिर तुम्हें देखे हुए क्वेश्चन में फिर तुम्हें मॉक टेस्ट का असली स्कोर वगैरह पता नहीं चलेगा। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम उनको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की तरह देते रहो, और नहीं आए तो उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, वो क्वेश्चंस पहली बार इस पीडीएफ में मेंशन है, बाद में लास्ट में, ठीक है, अलग कलर से मैंने मेंशन कर दिया, व्हाइट कलर से। तो वो क्वेश्चन तुम वहां से देख सकते हो, अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना हो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें मॉक टेस्ट के फॉर्म में देना है तो तुम उनको छोड़ सकते हो अभी, ठीक है, और मॉक टेस्ट में देखते रहना। उनके सॉल्यूशंस मैं 1 मिनट 1 क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपलोड करता रहूंगा, ठीक है, जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन में तुम्हारे केवल उन्हीं के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो इस साल के लेटेस्ट जेई मेन के जो तुम्हारे क्वेश्चन है, और बाकी हम 20 से 24 के सारे यहाँ कवर करने वाले हैं। हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी तुम्हें होमवर्क दूंगा तो तुम उसको कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो तुम वहीं टेलीग्राम चैनल पर ही पूछ सकते हो। लिंक मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, आई होप तुमने उसको ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज गिवन एज दिस। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का अपने को रिलेशन बताना है, ठीक है भाई। तो देखते हैं, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, अरे यार, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। चलो करके देखते हैं, कुछ शायद निकल जाए अपना। डिफरेंशिएट करते हैं, इधर आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2 अल्फा एक्स, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी, है ना। चलो भाई, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 = 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी। तो यहाँ से वी ऐसा लिख सकते हैं, 1 = वी कॉमन ले लेंगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। चलो भाई, तो वी की वैल्यू आई 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, डी वी बाई डी टी, या तो ये कर सकते हो, या वी डी वी बाई डी एक्स, दो फॉर्मूले होते हैं। एक सेकंड यार, क्या है, हाँ, और अपने पास वी ये आ चुका है, और अपने को वी और अल्फा एक्सेलरेशन ए के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ये बताओ तुम कौन सा यूज करना चाहोगे, डीवी बाई डी टी या डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है अपने पास, तो अपने को ये वाला यूज करना चाहिए। तो डीवी बाई डी एक्स निकालते हैं भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, अलग कलर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x का ln x होता है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ
नहीं, डिफरेंशिएट करें ना, सॉरी, ln x 1/x माइनस 1/x² हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना, माइनस बाहर ले लो एक्चुअली, एक मिनट, का स्क्वायर इनटू 2 अल्फा और मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, क्योंकि ये एक्स को भी तो उसके बाद अंदर भी तो डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल, ठीक है। ये आ गया, तो अब अपना एक्सेलरेशन लिख लेते हैं भाई। एक्सेलरेशन होगा v dv/dx, तो v की वैल्यू लिखोगे 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस लगा लो और 2 अल्फा और ले लो यहाँ से, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, ये वाली पूरी चीज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये तो v ही है ना, ये देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -v, और ये फिर हो गया v², और ये हो जाएगा 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा -2 अल्फा v³ ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा साइड में चला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 अल्फा v³। तो एक बार मैं तुम्हें समराइज कर लेता हूँ, हो सकता है साइड का थोड़ा सा कट गया और लिखते लिखते। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि अपने को और कुछ दिख नहीं रहा था, dx/dt ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को इस तरीके का मिला, तो हमने v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया, फिर एक्सेलरेशन को v dv/dx लिखा, तो ये इस तरीके का आ गया, और ये पूरा टर्म v ही है ना। तो ये हो जाएगा v × v² × 2 अल्फा, और ये माइनस ही है, तो -v/v²2 अल्फा -2 अल्फा v³। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ट्राई करो इसको भी। ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज दिस, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0, तो x दिया हुआ है, v निकालो भाई, इसी को डिफरेंशिएट कर दें, लिखो 3t² प्लस, सॉरी माइनस होगा, एक सेकेंड, 3t² माइनस 12t प्लस 20, और ये 15 का तो जीरो ही हो जाएगा, और एक्सेलरेशन लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे dv/dt को, तो ये हो जाएगा 6t -12, ठीक है। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, यानी कि इसको 0 कर देते हैं, तो टाइम की वैल्यू आएगी 12/6, दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ से 2, ठीक है। और इस टाइम पर अपने को बताना है वेलोसिटी क्या है, तो इसमें पुट कर दो भाई, तो v@2 कितना हो जाएगा, 2 × 4 4 × 12 माइनस 2 12 × 24 और प्लस 20, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, ट्राई करो। टू बसेस P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक जगह से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पोजीशन रिप्रेजेंटेड एज दिस, दोनों स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो x की पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, q की पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी, ये पूछ रहा है, मतलब एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन है, वेलोसिटी सेम कब होगी, तो इसकी वेलोसिटी लिखो, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बस, अल्फा प्लस 2 बीटा t, इसकी वेलोसिटी लिखो f-2t। आई गेस क्लियर हो गया होगा, और ये इक्वल कब होंगे वही टाइम अपने को बताना है, तो इसको इक्वल कर दो, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा t इज इक्वल टू f-2t, दोनों t वाले टर्म एक तरफ ले लो, तो 2 बीटा t प्लस 2t इज इक्वल टू f-अल्फा, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से f-अल्फा, और यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 × 1 + बीटा, समझे, दो स्टेप किए हैं, यहाँ 2 × 1 + बीटा कॉमन हो गया, 2 कॉमन लिया तो 1 + बीटा, 2t कॉमन लोगे तो 1 + बीटा जाएगा इसमें, देखना, इसमें अगर 2t कॉमन लोगे तो 1 + बीटा अंदर जाएगा, और वही t यहाँ रख लो, बाकी 2 और 1 + बीटा इधर ले उतार दो, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ट्राई करो, सब क्वेश्चन तुम पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, सीधा सॉल्यूशन मत देखने लगना, पहले बता रहा हूँ, वरना मजा नहीं आएगा, और तुम्हें फील नहीं आएगी कि तुमने कितने कम टाइम में क्या चीज सीख ली है, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 1 to 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन वन एंड, चलो भाई, एक चीज देखो, दिया यहाँ पर वेलोसिटी है, पूछ रहा है डिस्टेंस, अब ये बताओ, वेलोसिटी से तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस कैसे करें भाई, डिस्प्लेसमेंट
पहली बात ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो अब तुम यहाँ से एक गलत फहमी ला सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में सेम होगा, बट वो कभी सेम होता है कभी नहीं होता। कब नहीं होता है? जब डायरेक्शन चेंज हो जा रही हो, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट जा रहा हो। अगर डायरेक्शन सेम ही रह रहा है पूरे टाइम, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। एक चीज बताओ, ये अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर लिखा है, टाइम हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो v हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि एक तरफ ही रहेगा पॉजिटिव, मतलब कोई एक डायरेक्शन जो हमने मानी है। तो v नेगेटिव जा ही नहीं सकता, v नेगेटिव नहीं जा सकता मतलब डायरेक्शन पलट ही नहीं सकती, और डायरेक्शन पलट नहीं सकती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो बेसिकली अपने को डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो, तो v दिया है अपने को अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। अलग अलग कर दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया, वैसे एक साथ भी ले सकते हो ऐसा। चलो, कुछ नहीं, लिमिट क्या लगाएं, टी इक्वल टू वन से टू बोला है, तो ये आएगा अल्फा टी स्क्वायर वन से टू बाई टू, है ना, प्लस बीटा टी क्यूब बाई थ्री वन से टू। तो ये बनेगा फोर अल्फा बाई टू, है ना, ये देखना फोर अल्फा बाई टू यानी कि टू अल्फा, माइनस अल्फा बाई टू प्लस टू टू जा फोर टू जा एट, एट बीटा बाई थ्री माइनस बीटा बाई थ्री। तो ये बनेगा टू अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यानी कि फोर माइनस थ्री अल्फा बाई टू बन जाएगा ये। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आई थिंक अब तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि टू एलसीएम लोगे तो बनेगा फोर अल्फा, और उधर माइनस करोगे वन तो थ्री अल्फा बाई टू बनेगा, प्लस इधर देखोगे थ्री एलसीएम ले लो तो एट बीटा बाई थ्री माइनस बीटा बाई थ्री तो सेवन बीटा बाई थ्री। तो आंसर होना चाहिए थ्री अल्फा बाई टू प्लस सेवन बीटा बाई थ्री, जो कि ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो ईमेल 2022 मेरे साल का पेपर आ गया भाई। चलो, पर मेरी शिफ्ट का नहीं है ये क्वेश्चन। एट टाइम t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम हाइट 7 z कैप इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। z कैप 7 है, बट वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, और उसका x और y वेरी कर रहा है ऐसा, x इक्वल टू 3t और y इक्वल टू 5t क्यूब रिस्पेक्टिवली करके लिखा है ना। तो t इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर अपन लिखना चाहें r बार, है ना, तो वो हो जाएगा थ्री टी आई कैप, मैं अपने कन्वेंशन में लिख रहा हूँ, फाइव टी क्यूब जे कैप कॉमा सेवन के कैप, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा थ्री, ये बनेगा फाइव से फिफ्टीन टी स्क्वायर, और ये बनेगा जीरो, और एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये बन जाएगा फिर से जीरो, थर्टी टी कॉमा जीरो। तो टी इक्वल टू वन पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसमें टी इक्वल टू वन पुट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा जीरो कॉमा थर्टी कॉमा जीरो, यानी कि थर्टी वाई में एक्सेलरेशन है, और वो भी पॉजिटिव ही है, देख सकते हो, तो ये नहीं होगा, ये हो थर्टी वाई कैप। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ एन एंट इन मीटर्स इज गिवन इन वाई जेड प्लेन एज दिस, वाई जेड प्लेन में वेरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू वन, तो वेलोसिटी लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स में तो जीरो ही है, वाई में क्या है टू टी स्क्वायर, तो बनेगा फोर टी, और ये है फाइव फाइव के कैप, तो ये भी जीरो, ये वेलोसिटी बनेगी, यानी कि फोर टी जे कैप। टी इक्वल टू वन इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा फोर जे कैप वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फोर इन वाई डायरेक्शन सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। A particle at initially at rest starts moving from a reference point x equal to 0 with velocity v that varies as this, तो v as a function of x दिया है, एक्सेलरेशन बताना है, तो v as a function of x दिया है, एक्सेलरेशन बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, v dv by dx। ठीक है, तो पहले dv by dx निकाल लेते हैं, इधर dv by dx हो जाएगा d by dx ऑफ फोर रूट एक्स, तो फोर तो बाहर हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स की पावर हाफ है, तो वो हो जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, यानी कि फोर बाई टू रूट एक्स, यानी कि टू बाई रूट एक्स। क्लियर, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी डी वी बाई डी एक्स, तो वी रखते हैं, वी है फोर रूट एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे टू बाई रूट एक्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा एट, तो एक्सेलरेशन आ रहा है एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा एट। चलो भाई,
अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। देख रहे हो कितनी तेजी तेजी से जेई में क्वेश्चन हो रहा है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ऐसे ही आते हैं हलवा क्वेश्चन, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन along x axis under the action of a variable force. Its initial position was 16 meter right of origin. Variation of position with time as this, ठीक है। Velocity of the particle when its acceleration becomes zero is, ठीक है। तो x ये दिया है, वेलोसिटी करो, तो इसको डिफरेंशिएट करते चलते हैं। डिफरेंशिएट करो, -3t³ तो बनेगा -9t² +36t +16। एक्सेलरेशन बनेगा -18t +36, ठीक है। तो अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, ठीक है। तो इसको जीरो करोगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी 80, 36/18 यानी कि 2। इस पे वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी हो जाएगा -9 × 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 36, ठीक है। यहाँ से अपन +36 × 2 72 +16, तो 36×6 = 52। हाँ, 36×6 = 42, 10 52, तो 52 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया इसका क्या यूज, 16 मीटर पर सेकेंड ऑफ ओरिजिन जो दिया है, पोजीशन के बारे में कुछ पूछता तो अपन बोलते कि इसका कुछ यूज है, बट इस क्वेश्चन में फालतू डेटा है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ऐसा फालतू डेटा मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर आएगा ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद 6, आ गया भाई एवरेज स्पीड वाला, एंड अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल्स दिस, ठीक है। तो एक पार्टिकल है, इसने इस तरीके का कुछ डिस्टेंस कवर किया है, लेट्स से यार। अच्छा, डी और d/2 ले सकते हैं, मैं मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस 2d है, थोड़ा सा एक स्मार्ट टेक्निक लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसमें से इसने डी डिस्टेंस कवर किया है विथ 6 मीटर पर सेकेंड। अब बचा हुआ जो डी डिस्टेंस है, इसमें से 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि टी टाइम और टी टाइम में, है ना। क्या स्पीड है इसकी, 9 और 15, 1 मिनट। टी में स्पीड है इसकी 9 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड टी में इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर मोशन, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो अपना 2d लिखा है हमने, टोटल टाइम, इस वाले का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/6, प्लस इधर वाले का टाइम क्या होगा 2t। हम्म, क्योंकि ये भी टी। अब ये टी की वैल्यू कहाँ से लाएं, है ना। तो एक चीज समझो कि टोटल इस पूरे मोशन की अगर अपन बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस डी कवर किया है इन टाइम कितना, 2t, है ना। और स्पीड कितनी होगी, अपन निकाल लेते हैं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, एक सेकंड। तो ये जब फर्स्ट हाफ जो टी से कवर किया, इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 9t। इस वाले हाफ में जो इसका मतलब ये दो हाफ में कवर किया है ना, फर्स्ट हाफ इसका टी सेकंड में, सेकंड हाफ फिर टी सेकंड में, जिसमें 9 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इधर 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो इधर डिस्टेंस कवर किया 90, इधर डिस्टेंस कवर किया 15t। ये टोटल डी कितना हो जाएगा, 90 + 15t यानी कि 24t, है ना, इज इक्वल टू डी। तो टी को हम लोग लिख सकते हैं d/24, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जगह लिख देंगे अपन d/24, है ना। तो अब डी 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 काट देता हूँ पहले तो मैं, तो ये बनेगा 2/1/6 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 × 12, ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 2 + 1 3, 3 4 जा 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है, कहीं पर टाइम इंटरवल आधा, कहीं पर डिस्टेंस आधा, कुछ पार्ट में डिस्टेंस ज्यादा, कुछ पार्ट में टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर दो। तो बस तुम्हें डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस यही लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person travels x distance with velocity v1, then x distance with velocity v2 in the same direction. Average velocity of the person is v. Then the relation between v1 v2 will be, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस इसने, वही बात है, वही x डिस्टेंस और फिर देन नेक्स्ट x डिस्टेंस। तो आधा डिस्टेंस इसने v1 से कवर किया है, आधा डिस्टेंस ने v2 से कवर किया है। तो एवरेज वेलोसिटी होगी 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये अभी हमने रट भी लिया था, बाकी कैसे किया ये तुम्हें पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर ही सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा अब इससे हो सकता है तुम्हारा मैच ना करे, तुम थोड़ा डर जाओ,
तो ऐसे कर सकते हो, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2x अपॉन एक्स बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये एक्स एक्स काट दो, 1/v1 प्लस 1/v2, इधर ले जाओ ऊपर और इस v को नीचे ले आओगे, इक्वल टू 2/v। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वो 3 वाला आ गया जो मैं तुम्हें कह रहा था। An object moves with speeds v1, v2, v3 in line segment AB, BC, CD respectively such that AB equal to BC, AD equal to 3AB, AB equal to BC, यानी कि ये x है तो ये भी x है, और AD जो है पूरा वो 3 टाइम्स ऑफ AB है, यानी कि ये पूरा 3x है, तो ये अपने आप ही x हो गया। ठीक, तो तीनों इक्वल टाइम वही चीजें लिखी है, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3x, टोटल टाइम कितना होगा x बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू प्लस एक्स बाई वी थ्री। सॉल्व करोगे आएगा 3v1 v2 v3, तो ऊपर आ जाएगा ये, और इधर आएगा v2 v3 प्लस v1 v2 प्लस v1 v3, या फिर वैसे लिख सकते हो, तो यही आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हॉर्स राइडर covers half distance with 5 meter per second. Remaining part of distance was traveled with speed 10 meter per second for half time and 15 meter per second for other half time मीन स्पीड। अब ये कर ही लोगे, ठीक है, आसानी है, वही चीज़ है। तो तुम्हारे लिए अब यहाँ से होमवर्क देता हूँ मैं, अब रिपीट होना चालू हो गया टाइप। तो हमने 11 क्वेश्चन यहाँ कर लिए। अब इसके बाद तुम्हारा होमवर्क बता देता हूँ, इसके आगे 12 13 14 15, 12 से लेकर के चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे 28 तक, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये तुम्हें करना है। कोई डाउट हो तुम टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहीं सोल्यूशन भेज दूंगा, तुम्हें वीडियो सोल्यूशन बना के भी दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगा तो, ठीक है। चलो, इसके अलावा अब ये जेई मेन 2025 के मैंने तुम्हारे लिए जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ा डेफिनेशन से क्वेश्चन आए, वो मैंने यहाँ छाट दिए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं। तो इनको चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे तुम जब मॉक टेस्ट दोगे उसमें आएगा वहाँ देख लेना, चाहे 1 मिनट 1 क्वेश्चन में देख लेना, वहाँ पर भी मैं तुम्हें डाल के दूंगा ये, ठीक है। तो आई होप तुम्हें जितना आज समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। आज बिल्कुल फंडामेंटल था, ठीक है, कि बेसिकली काइनेमेटिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है आज, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में मैंने तुम्हें जैसे बताया कि टोटल 5 या 6 वीडियो होंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है कि मैं रिलेटिव मोशन को एक वीडियो में पढ़ाता हूँ या 2 में। तो पहली वीडियो आज हमारी हो गई जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली। कल हमारी आएगी दूसरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इस साल काफ़ी पूछा है, तो ग्राफ तुम्हें एकदम अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारे मैथ्स में भी काम आएगा वो, ठीक है, कि ग्राफ को कैसे डिकोड करते हैं, कैसे तुम अलग अलग तरह के ग्राफ बना सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कल। फिर नेक्स्ट वीडियो परसों आएगी जिसमें तुम्हारी आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन वाली। फिर उसके बाद चौथी वीडियो तुम्हारी प्रोजेक्टाइल की होगी। पांचवी तुम्हारी रिलेटिव मोशन की होगी। अब वो 1D 2D की अलग हुई, तो पांचवी 1D और छठी 2D की होगी, अदरवाइज पांचवी वीडियो में तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीक हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुमने इस पॉइंट तक वीडियो देखी है ना, तो एक बार डन कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को पता चल सके कि कितने लोग सीरियसली एंड तक वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।